वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो आज बिना किसी देर किए हुए आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम। वाई 42nd अमेंडमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जाम, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे जो उससे पहले नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज enacted by the Indian National Congress headed by Indira Gandhi. Due to the large number of amendments this act has brought to the Indian Constitution, it is also known as the mini constitution। क्योंकि ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जो बहुत सारे बदलाव लेकर आया था, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस हुए थे इसमें, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपके एग्जाम्स में अक्सर अगर आप कहें तो जो सब्जेक्टिव में हो गया या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। स्पेशली यूपी पीसीएस के एग्जाम्स अगर आप देते हैं स्टेट वाले तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है ये इस तरीके के। आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, आप जेई का एग्जाम देते हैं, आप और भी बहुत तरीके के एग्जाम अगर देते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो चेंजेस इन द प्रीएम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें चेंज हुआ था और चेंजेस इन द 7th शेड्यूल में हुआ था और एडिंग न्यू पार्ट, कुछ जो एक नए जो 14 जो हमारा 4th ए था उसमें एक नया पार्ट हमारा जोड़ा गया था 51A आर्टिकल। ठीक है। चेंजेस इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कुछ चेंजेस हुए थे। चेंजेस टू द जुडिशियल पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। Addition of the article 323A and 323B and part 14th A भी इसमें जोड़ा गया था। Adding न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे हमारे DPSP, इनमें भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे और इनमें कुछ कुछ जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जोड़ा गया था। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस में अगर हम बात करेंगे तो चेंजेस इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में चेंज किए गए तीन वर्ड जोड़े गए यहाँ पर। दीज 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द इंटीग्रिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 तरीके के वर्ड जोड़े गए जो एग्जाम में अक्सर कर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चेंजेस इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में चेंज किया गया। मेनली 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर चेंज किए गए। कौन कौन से थे वो सब्जेक्ट्स? मूव फ्रॉम स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची से प्रवेश सूची में डाला गया है इनको। तो राज्य की स्टेट लिस्ट है उससे कौन करंट लिस्ट में डाला गया, जिसमें एजुकेशन था, वेट एंड मेजर था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। कई बार एग्जाम में स्पेशली एजुकेशन के लिए बहुत बार पूछा जाता है। एडिंग न्यू पार्ट 4th ए में आर्टिकल कितना 51A जोड़ा गया, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब किया गया और बताया गया कि फंडामेंटल 10 ड्यूटीज जो है, कितनी है? 10 ड्यूटीज है हमारी फंडामेंटल, जो भारत के नागरिक हैं उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी फॉर द सिटीजन्स 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द न्यू पार्ट 4th A of the Constitution. The committee was constituted by the government in 1976. तो आपको पता चला ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जोड़ी गई थी, काफी कुछ बदलाव हुए थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, और भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। चेंजेस इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में चेंज किया गया था। जो हमारा आर्टिकल 74(1) है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है
वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, जो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी जो कैबिनेट है, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। आगे जाकर 44 अमेंडमेंट जब होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई चीज ठीक नहीं है तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज सकता है। अगर कैबिनेट ये कह देती है कि ठीक है और उसे वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो ही इज बाउंडेड टू एडवाइज द ऑफ कैबिनेट, उसे माननी पड़ेगी जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस को। एक और है allowed the center to deploy the central force in state to deal with the conflict situation, law and order। तो आर्टिकल 257A के तहत ये भी इसमें जोड़ा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फील होता है कि किसी भी स्टेट की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है, या वहां की जो काम करने का तरीका है, या जो चीजें हैं वहां पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर वो क्या कर सकता है कि डिप्लॉय कर सकता है वहां पर सेंट्रल फोर्स को। और आर्टिकल 329 ये कहता है, ये भी इसमें जोड़ा गया और ये कहता है कुछ स्पेशल पावर देता है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर को और प्राइम मिनिस्टर को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कुछ चेंज किया गया और ये कहा गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी आड़ में कहीं इनकी अवहेलना ना हो या इन पर कोई अलग तरीके से चीजें ना करी जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। एंड क्योंकि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो डीपीएसपी हैं उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। एनी लॉ मेड टू द इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। हमें पता ही है इस चीज के बारे में, तो ये चीज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। आगे देखते हैं कि चेंजेस टू द जुडिशियली पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। रिट जारी करने के लिए भी कुछ चीजें इसमें बदलाव किए गए थे। कुछ आर्टिकल इसमें ऐड किए गए, 323A ऐड किया गया एंड 323B और पार्ट 14A भी इसमें ऐड किया गया। तो पार्ट 14A में एंटाइटल्ड है ये इस चीज के लिए कि ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर, तो उनकी इन चीजों के लिए भी इसको इसमें ऐड किया गया। और क्या किया गया इसमें, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें कुछ ऐड करे गए, तो इसमें 3 तो ऐड किए गए और बाकी 1 को इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो देखते हैं, एक अमेंडेड किया गया। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि ये बहुत बार आर्टिकल पूछे जाते हैं 1 by 1 करके। आर्टिकल 39 कहता है कि टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस हेल्दी ग्रोथ। आर्टिकल 39A कहता है to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor। जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं लीगल एडवाइस के लिए, इन चीजों के लिए, तो उनके लिए ये चीज फ्री होनी चाहिए या फिर उन्हें प्रोवाइड कराना जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आर्टिकल 43 ये कहता है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इन सभी आर्टिकल के बारे में आपके साथ डिटेल में भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी। आर्टिकल 48A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको देखना है। और बस ओवरऑल इसके बारे में समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये जो अमेंडमेंट था ये थोड़ा डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट रहा, क्योंकि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। उनके हिसाब से कुछ इसमें क्लॉज नहीं जोड़े गए थे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। लेकिन फिर भी ये आज भी एग्जिस्ट करता है और कांग्रेस की सरकार नहीं भी रही उसके बाद भी इसमें ऐसे कोई खास बदलाव नहीं किए गए, तो ये आज भी करता है। वीडियो आपने देखा और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।